हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री या इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का। इससे संबंधित मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोगों को चारों वीडियो मिल जाएंगी और धीरे धीरे जो है आप लोगों को इस सब्जेक्ट से संबंधित सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉरेस्ट रीजनरेशन के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस। तो इसमें बताया गया है कि फॉरेस्ट रीजनरेशन वन पुनर्जनन, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वन पुनर्जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है क्या कहलाती है। जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्राकृतिक पुनर्जनन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वन पुनर्जनन मतलब वनों का फिर से जन्म होना, फिर से उगाने की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसमें मनुष्य के द्वारा कोई भी क्रिया नहीं की जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के द्वारा उनका फिर से जन्म होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कोपिस प्रणाली पुनर्जनन का कौन सा रूप है। कोपिस प्रणाली जो है पुनर्जनन का कौन सा रूप है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कायिक है। कैसा है? कायिक है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। हमारे इसमें पूछा गया है कि नर्सरी में तैयार पौधों को जंगल में रोपना क्या कहलाता है। नर्सरी में तैयार पौधों को जंगल में रोपना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब हो जाता है कि किसी भी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा करके उगाना। ठीक है, पहले कहीं और था, उसके बाद दूसरी जगह पर उस पौधे को ले जा करके उगाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टोंगिया प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से किससे है। ठीक है, टांगिया प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो मुख्य रूप से किससे है टांगिया प्रणाली का संबंध। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कृषि वानिकी द्वारा पुनर्जनन से संबंध है। किससे है? कृषि वानिकी द्वारा पुनर्जनन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बीज द्वारा होने वाला पुनर्जनन क्या कहलाता है। बीज द्वारा होने वाला पुनर्जनन क्या कहलाता है। ए वाला राइट हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, हाई फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाई फॉरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पौधों की वह क्षमता जिससे वे तने के आधार से नए अंकुर पैदा करते हैं कहलाती है। मतलब पूछा गया है इसमें कि पौधों की वह क्षमता, उस क्षमता के बारे में बताइए जिससे वे तने के आधार से, तने के द्वारा नए अंकुर पैदा करते हैं। ठीक है, नए अंकुर निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नए अंकुर पैदा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कोपिशिंग क्षमता। कोपिशिंग क्षमता। अब जैसे ये समझकर चलिए कि आपने धान काटा है, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें जो है अंकुर निकलते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, अंकुर उसमें निकलते हैं। या किसी भी पेड़ को आपने काटा, उसमें अंकुर निकल आता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं किल्ले निकलना। ठीक है, कल्ले निकलना। तो वही पूछ रहा है कि पौधे की वह क्षमता जिससे वे तने के आधार से नए अंकुर पैदा करते हैं क्या कहलाता है। तो वो कोपिशिंग क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? कोपिशिंग क्षमता कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नर्सरी बेड की सामान्य चौड़ाई कितनी रखी जाती है। नर्सरी की जो बेड होती है उसकी सामान्य चौड़ाई कितनी रखी जाती है। उसकी सामान्य चौड़ाई हो जाती है 1.2 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है सामान्य चौड़ाई? 1.2 मीटर हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रिकिंग आउट का क्या अर्थ है। पिकिंग आउट का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, छोटे पौधों को एक बेड से दूसरे बेड में स्थानांतरित करना। ये क्या कहलाता है? प्रिकिंग आउट का अर्थ कहलाता है। ठीक है, प्रिकिंग आउट, जिसे ट्रांसप्लांटिंग करते थे वही चीज़ पूछ रहा है। फिर उसके बाद आ जा रहा है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है
कि प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, बीज की उपलब्धता। क्या हो जाएगा? बीज की उपलब्धता। प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या है? बीज की उपलब्धता। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अच्छी कोपिशर है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अच्छी कोपिशर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, टीक सागौन। ठीक है, सागौन जो है वो एक अच्छी कोपिशर की प्रजाति है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चीड़ और देवदार खराब कोपिशर होते हैं। ठीक है, चीड़ और देवदार खराब कोपिशर होते हैं। टीक सागौन जो है वह जो है अच्छी प्रजाति मानी जाती है कोपिशर के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है श्रेणी 1 आ जाती है, इसमें आ जाता है कि बीज और अंकुरण, सीड एंड जर्मिनेशन। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सीड ईयर का क्या अर्थ है? सीड ईयर का क्या अर्थ है? राइट आंसर इसका ये हो जाता है बी वाला, कि वह वर्ष जब वृक्ष प्रचुर मात्रा में बीज उत्पाद करता है, उसको क्या कहते हैं? सीड ईयर कहते हैं। जिस साल अधिक से अधिक, मतलब जिस वर्ष जो है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, अच्छी मात्रा में बीज पैदा करता है, उसको हम सीड ईयर कहते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बीज की सुप्तावस्था डोरमेंसी तोड़ने के लिए गर्म पानी का उपचार क्या कहलाता है? तो गर्म पानी का उपचार क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेक्रीफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्रीफिकेशन कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीबी एपेरस अंकुरण किस में पाया जाता है? बीबी एपेरस अंकुरण किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मैग्रोव या सुंदरी वृक्ष, मैग्रोव या सुंदरी वृक्ष में पाया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीज की शुद्धता प्रतिशत, प्यूरिटी प्रतिशत का सूत्र क्या है? ठीक है, बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, शुद्ध बीज भंडार। ठीक है, शुद्ध बीज भंडार ये कुल नमूना भार, या इसको हम अपॉन में कर सकते हैं, शुद्ध बीज भार बटे कुल नमूना भार इंटू 100, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध बीज भार अपॉन कुल नमूना भार इंटू 100। फिर उसके बाद आ जाता है, और प्रतिशत है तो इसके लिए 100 में हो जाएगा। ठीक है, 100 तो ज़रूर ही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ऑर्थोडॉक्स बीज किसे कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स बीज किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जिन्हें कम नमी और कम तापमान पर स्टोर किया जा सकता है या किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स बीज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला पॉइंट आ जाता है, श्रेणी 2 आ जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है नर्सरी तकनीक से संबंधित क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि स्टंप तैयार करने के लिए किस जड़ और तने का सही अनुपात है? क्या है? ठीक है, स्टंप तैयार करने के लिए जड़ और तने का सही अनुपात क्या है? तो जड़ और तने का सही अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 22 से 25 सेंटीमीटर अनुपात 3 से 5 सेंटीमीटर तना। ठीक है, 22 से 25 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जड़, और 3 से 5 सेंटीमीटर पर हो जाएगा तना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ रोग का मुख्य कारण क्या है? डैम्पिंग ऑफ रोग का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कवक, फंगस। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि छायादार पेड़ों शेड ट्रीज का उपयोग नर्सरी में क्यों होता है? तो शेड ट्रीज का उपयोग नर्सरी में क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। ठीक है, कोमल पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए शेड ट्रीज का उपयोग नर्सरी में किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा,
इसमें पूछा गया है कि पॉलीवैग का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। पॉलीवैग का आकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, प्रजाति और नर्सरी में रहने की अवधि पर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नर्सरी बेड की आदर्श चौड़ाई कितनी होती है। नर्सरी बेड की आदर्श चौड़ाई कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.2 मीटर होती है। फिर आ जाता है अगली श्रेणी, ठीक है। इस श्रेणी में पूछा गया है कि कृत्रिम पुनर्जनन आर्टिफिशियल रीजनरेशन, इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसका क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि एफोरेस्टेशन, वनीकरण का क्या अर्थ है। तो इस वनीकरण का क्या अर्थ होता है कि ऐसी भूमि पर वन लगाना जहाँ पहले वन नहीं थे। ऐसी भूमि पर वन लगाना जहाँ पहले वन नहीं थे, उसको क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन कहते हैं या वनीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि रीफोरेस्टेशन किसे कहते हैं। रीफोरेस्टेशन, पुनर्वनीकरण किसे कहते हैं, कहाँ किया जाता है। पुनर्वनीकरण जो है कहाँ किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, उस क्षेत्र में किया जाता है जहाँ से वन काट दिए गए हों। अर्थात कहने का मतलब ये है जहाँ पर पहले वन थे वहीं पर फिर से वन लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पुनर्वनीकरण कहा जाता है, रिफोरेस्टेशन कहा जाता है, ठीक है, रिफोरेस्टेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सीधी बुवाई, डायरेक्ट सोविंग किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, दुर्गम और बड़े पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है सीधी बुवाई। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि स्पेसमेंट का क्या अर्थ है, ठीक है, स्पेसमेंट का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, पौधों के बीच की दूरी। फिर अगला आ जाता है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गड्ढा खोदने पिटिंग का सबसे अच्छा समय क्या है। तो पिटिंग का सबसे अच्छा समय क्या हो जाता है, बी वाला राइट हो जाएगा, मानसून से पहले अर्थात गर्मियों में। फिर उसके बाद आ जाता है श्रेणी 4, कोपिश और संस्कृत क्रियाएं, ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि पोलार्डिंग में कटाई कहाँ से की जाती है। पोलार्डिंग में कटाई कहाँ से की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, निश्चित ऊंचाई पर तने के शीर्ष से की जाती है। निश्चित ऊंचाई पर तने के शीर्ष से की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रूट शकर्स से पुनर्जनन किसमें होता है। रूट शकर्स से पुनर्जनन किसमें होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शीशम में होता है। किसमें होता है, शीशम में होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि वीडिंग निराई का मुख्य उद्देश्य क्या है। निराई का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि मुख्य पौधे को खरपतवार की प्रतिस्पर्धा से बचाना। मुख्य पौधे को खरपतवार की प्रतिस्पर्धा से बचाना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्लीनिंग ऑपरेशन कब किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पौधों की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कोपिश पुनर्जनन किस प्रकार का है। कोपिश पुनर्जनन किस प्रकार का है, तो ये किस प्रकार का है, वनस्पति या कायिक, वेगेटेटिव। फिर आ जाता है श्रेणी 5, ठीक है, 5वीं श्रेणी आ जाती है। इसमें पूछा गया है कारक और सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चंस। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि अत्यधिक चराई से क्या नुकसान होता है। अत्यधिक चराई से क्या नुकसान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, मिट्टी सख्त हो जाती है और नए अंकुर मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फायर लाइन्स का उपयोग क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वनाग्नि को फैलाने में रोकने के लिए, ठीक है, फायर लाइन्स का उपयोग किया जाता है वन की आग को फैलने से रोकने के लिए, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पुनर्जनन को प्रभावित करने वाला अजैविक कारक कौन सा है।
पुनर्जनन को प्रभावित करने वाला अजैविक कारक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, प्रकाश और तापमान। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीज की सुप्तावस्था डोरमेंसी का क्या कारण हो सकता है? तो इसका क्या कारण हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ए कठोर बीज आवरण, और बी भ्रूण का अपरिपक्व होना, सी रासायनिक अवरोधक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, फिर से श्रेणी 1 शुरू हो गई है बीज और अंकुरण से संबंधित। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नमी के प्रति संवेदनशील बीज जिन्हें सुखाया नहीं जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रिकैलसिट्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकैलसिट्रेंट कहलाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि बीज के अंकुरण ऊर्जा जर्मिनेशन एनर्जी का क्या अर्थ है? जर्मिनेशन एनर्जी का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि निश्चित समय में तेजी से अंकुरित होने की क्षमता। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पाइन के बीजों का प्रकीर्णन, ठीक है, मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? प्रकीर्णन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वायु, वाइंड। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सीड विएबिलिटी इसमें क्या आ जाता है कि बीज जीवंतता परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, टेट्राजोलियम TZ टेस्ट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंकुरण के लिए आवश्यक 3 मुख्य कारक कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, नमी और तापमान, ऑक्सीजन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इपीजील अंकुरण में बीज पत्र कोटाइलेडोन्स कहाँ रहते हैं? कोटाइलेडोन्स कहाँ रहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जमीन के ऊपर रहते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस वृक्ष के बीज सबसे हल्के होते हैं जिन्हें विंग्स, पंख की सहायता से उड़ाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा होपिया। ठीक है, क्या होता है? होपिया होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीज प्रमाणीकरण सीड सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आनुवंशिक शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाई फॉरेस्ट का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बीजों से होता है। किससे होता है? बीजों से होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका भी राइट वही हो जाएगा, ये वाला, अंकुरित बीज बटे कुल बोए गए बीज इंटू 100। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीज की सुप्तावस्था डोरमेंसी का आंतरिक कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की अपरिपक्वता। ये देखो दोबारा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्राइमिंग प्रक्रिया का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बोने से पहले बीज को भिगोकर अंकुरण तेज करने से। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, साल सोरिया रोब्यूस्टा के बीज की जीवंतता विएबिलिटी अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बहुत कम, 7 से 10 दिन होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नारियल के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पक्षी द्वारा बीजों के फैलाव को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोचोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोचोरी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, श्रेणी 2 आ गई है। तो इसमें पूछा गया है कि नर्सरी तकनीक में आ जाता है। ठीक है, नर्सरी में बेड प्रिपरेशन के समय मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? बेड प्रिपरेशन के समय मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा खाद, FYM और रेत का मिश्रण होना चाहिए। राइट आंसर बी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नर्सरी में रूट प्रूनिंग, जड़ छटाई क्यों होती है, क्यों की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जड़ों के अत्यधिक फैलाव को रोकने और पार्श्व जड़ों को बढ़ावा देने के लिए।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कंटेनराइज्ड नर्सरी का मुख्य लाभ क्या है। कंटेनराइज्ड नर्सरी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, पौधों के परिवहन में आसानी और जीवित रहने की उच्च दर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बांस बेम्बू का पुनर्जनन सामान्यतः किस विधि से किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइजोम और कटिंग के द्वारा किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ से बचने के लिए किसका उपचार किया जाता है? तो किसका उपचार किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कवकनाशी जैसे वाविस्टिन। ठीक है, कवकनाशी जैसे वाविस्टिन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मदरबेड का क्या उपयोग है? मदरबेड का क्या उपयोग है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बीज बोने और अंकुरण तैयार करने के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अस्थाई नर्सरी टेम्परेरी नर्सरी कहाँ बनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वृक्षारोपण स्थल के पास बनाई जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नर्सरी में शेडिंग के लिए उपयोग होने वाले जल को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, एग्रोनेट कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वेयर रूट पौधों को रोपते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, उनकी जड़ों को नमी युक्त रखना चाहिए कीचड़ के लेप के साथ। अगला क्वेश्चन है कि नर्सरी में पानी देने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है इसका बी वाला, सुबह जल्दी या शाम को। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सीडलिंग किसे कहते हैं? सीडलिंग किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, अंकुरण के बाद का छोटा पौधा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नर्सरी की दिशा सामान्यतः क्या होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, पूर्व पश्चिम होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फ्यूमिगेशन का नर्सरी में क्या उद्देश्य है? फ्यूमिगेशन का नर्सरी में क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि मिट्टी के हानिकारक कीटों और रोगों को नष्ट करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पॉली बैग में छेद परफेरेशन क्यों किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, अतिरिक्त पानी की निकासी और हवा के संचार के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि नर्सरी में सॉर्टिंग छटाई का क्या लाभ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि स्वस्थ और समान आकार के पौधों को अलग करना। अगला आ जाता है क्वेश्चन कि प्लांटिंग आउट का क्या अर्थ है? प्लांटिंग आउट का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि नर्सरी से पौधों को जंगल के गड्ढों में लगाना। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि गड्ढे का आकार पिट साइज किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, मिट्टी के प्रकार और प्रजाति की जड़ प्रणाली पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि लाइन सोविंग विधि का लाभ क्या है? तो लाइन सोविंग विधि का लाभ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, निराई गुड़ाई में आसानी। ठीक है, निराई गुड़ाई में आसानी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी ढालों पर वृक्षारोपण की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बी वाला, कंटूर विधि। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वीटिंग अप या रिप्लेसमेंट का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि मरे हुए पौधों की जगह नए पौधे लगाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टंगिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? टंगिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? वर्मी भाषा से लिया गया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टंगिया प्रणाली में वृक्षों के साथ क्या उगाया जाता है? वृक्षों के साथ क्या उगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कृषि फसलें, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि माउंड प्लांटिंग टीला रोपण कहाँ की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जल भराव वाले क्षेत्रों में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वृक्षारोपण के बाद पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? तो कब करनी चाहिए? रोपण के तुरंत बाद करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एनरिचमेंट प्लांटिंग का क्या उद्देश्य है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, प्राकृतिक वनों में मूल्यवान प्रजातियों की संख्या बढ़ाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हेक्टेयर में 2 मीटर इंटू 2 मीटर की दूरी पर कितने पौधे लगेंगे। तो कितने पौधे लगेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 2500। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ट्रांसप्लांटिंग के दौरान पौधों को किस समय उखाड़ना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, शाम को या ठंडे समय में उखाड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि पैच सोविंग में बीज कहाँ बोए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तैयार किए गए छोटे छोटे पैच या धब्बों में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वृक्षारोपण की सफलता का प्रतिशत किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, कि पौधों की उत्तरजीविता रेट पर निर्भर करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट शॉविंग के लिए बीज की मात्रा की तुलना में, ठीक है, रोपण की तुलना में कैसा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक चाहिए, क्योंकि नुकसान ज़्यादा होता है। फिर आ जाता है श्रेणी 4, इसमें पूछा गया है सिंपल कोपिस सिस्टम, जंगल का पुनर्जनन किसे कहते हैं। तो जंगल का पुनर्जनन किसे कहते हैं, केवल कोपिस शूट्स से। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कोपिशिंग के लिए पेड़ को किस मौसम में काटना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सुसुप्तावस्था, डोरमेंट सेशन यानी सर्दियों के अंत में। फिर आता है कोपिस विथ स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड्स का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वे पेड़ जिन्हें बीज उत्पादन के लिए नहीं काटा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस ऊंचाई पर पोलार्डिंग सामान्यतः की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 2 से 3 मीटर पशुओं की पहुंच से ऊपर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रूनिंग छटाई का वानिकी में क्या महत्व है। वानिकी में क्या महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, गांठ रहित साफ लकड़ी प्राप्त करना। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि थिनिंग विरलन क्यों की जाती है। विरलन क्यों की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, शेष पेड़ों को बढ़ने के लिए अधिक स्थान, प्रकाश और पोषण तत्व देने हेतु। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गिर्डलिंग वलयन का परिणाम होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पेड़ धीरे धीरे सूखकर मर जाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सागौन का पुनर्जनन सबसे अच्छा किससे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, स्टंप से होता है। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सॉल्वेज कटिंग किसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बीमार, सूखे या क्षतिग्रस्त पेड़ों को हटाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शीशम डलवेर्जिया शीशु में रूट सर्कस कब अधिक निकलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जब मुख्य जड़ को चोट पहुंचती है या काट दिए जाते हैं तब होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कल्चरल ऑपरेशन में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, लकड़ी बेचना शामिल नहीं है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लूपिंग का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, चारे या ईंधन के लिए पेड़ की शाखा काटना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रूट कॉलर क्षेत्र कहाँ स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि जहाँ तना और जड़ मिलते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कोपिस की क्षमता उम्र के साथ कैसी होती है, बढ़ती है, घटती है, क्या होता है, या बराबर रहती है। राइट आंसर हो जाएगा घटती है, पुराने पेड़ों में कम हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मैकेनिकल थिनिंग कहाँ अपनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा समान दूरी पर लगाए गए वृक्षारोपण में। फिर उसके बाद चलते हैं अगली श्रेणी पर। इसमें पूछा गया है कि कारक और सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि पुनर्जनन को प्रभावित करने वाला जैविक बायोटिक कारक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कीट और जंगली जानवर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फ्रोस्ट लिफ्टिंग से क्या होता है। फ्रोस्ट लिफ्टिंग से क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि पाले के कारण मिट्टी फूलती है और छोटा पौधा जड़ सहित बाहर आ जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दीमक से बचाव के लिए नर्सरी में क्या उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा
पायरीफॉस का प्रयोग किया जाता है? किसका पायरीफॉस का प्रयोग किया जाता है? फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम खेती का वन पुनर्जनन का क्या प्रभाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला कि नकारात्मक जंगल नष्ट होता है और मिट्टी का कटाव बढ़ता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बाढ़ लगाना फेंसिंग क्यों आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि जंगली जानवरों और पशुओं के पौधों की रक्षा के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इन्वेसिव स्पेसीज आक्रमण प्रजाति जैसे लैटाना का पुनर्जनन पर क्या असर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला कि यह मुख्य प्रजाति के पुनर्जनन को रोक देती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पुनर्जनन के लिए मिट्टी की कौन सी परत सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऊपरी परत। ठीक है, ऊपरी परत। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बायोटिक प्रेशर का क्या अर्थ है? फिर तो इसमें पूछा गया है, राइट आंसर आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि बायोटिक प्रेशर का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाता है बी वाला कि मनुष्यों और पशुओं द्वारा वन संसाधनों पर डाला गया दबाव। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वन की अग्नि के बाद किस प्रकार का पुनर्जनन अक्सर देखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोपिश पुनर्जनन कुछ प्रजातियों में देखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नर्सरी में वाइंड ब्रेक्स वात रोधक का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला तेज हवा से होने वाले नुकसान और बाष्पीकरण को कम करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नर्स क्रॉप का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला मुख्य प्रजाति के छोटे पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नेचुरल रिजनरेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चराई बंद करना और मिट्टी की गुड़ाई करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस पीएच मान पर अधिकांश वन वृक्षों का पुनर्जनन अच्छा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला हल्का अम्लीय से तटस्थ 5.5 से 7.5। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सीड ड्राइन का क्या अर्थ है? और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला वृक्षों से प्राकृतिक रूप से बीजों का जमीन पर गिरना। फिर आ जाता है आपका जो है लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सफल वन पुनर्जनन किसका परिणाम है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला। इसमें बताया गया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन, सुरक्षा और अनुकूल वातावरण का संगम। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जिससे जो है उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। और इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना। और इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। चैनल के अबाउट सेक्शन में जा कर के या तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और ये जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो आप लोगों को चैनल के अबाउट सेक्शन में ही मिलेगी। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।